सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर आए 12th की केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशन चल रहा है और जिसमें हम पढ़ेंगे परासर दाब। क्या पढ़ेंगे? परासर दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। और इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ दिया था परासरण तथा परासरण के प्रकार। उसमें हमने परासरण तथा विसरण में भी अंतर पढ़ा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो लेक्चर को अवश्य देखें, ठीक है। और इस वीडियो लेक्चर में हम परासरण दाब तथा उस पर आधारित आंकिक जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपोर्टेंट है, सिंपल तरीके से पूछे जाते हैं, वही आंकिक में लेकर आया हूँ। वो बहुत ही सरल परिभाषा में परासरण की परिभाषा और अन्य सूत्र जो न्यूमेरिकल में उपयोग किए जाते हैं उनको लेकर के आए। तो एक बार देख सकते हो कि यह है परासरण की डेफिनेशन और इसके साथ साथ हम लेकर के क्या आए, परासरण के कुछ सूत्र फॉर्मूला जो किससे संबंधित हैं, आपके न्यूमेरिकल पोर्शन से। और इसके साथ ये न्यूमेरिकल है और आपको साथ ही साथ करने के लिए मैं न्यूमेरिकल भी लेकर आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें जिससे आपको परासरण दाब क्लियर हो जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं। परासरण होता क्या है? अगर आप अपने नोट साथ ही साथ बना रहे हैं तो हेडिंग डाल दीजिए परासर दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहते हैं? परासर दाब को ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए परासर क्या है। परासरण की प्रक्रिया यानी जो परासरण की प्रक्रिया हमने पहले पढ़ाई थी, परासरण की प्रक्रिया जिसमें एक तनु विलयन होता था और एक सांद्र विलयन होता था। और सांद्र विलयन तनु विलयन के जो पार्टिकल, तनु विलयन में विलायक के जो पार्टिकल थे सांद्र विलयन की ओर जाते थे, क्योंकि तनु विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो अधिक होता है और सांद्र विलयन का वाष्प दाब कम होता है। इसलिए वो तनु विलयन के विलायक के पार्टिकल वाष्प दाब की ओर सांद्र विलयन के और अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, ठीक है, प्राकृतिक प्रभाव होता था। तो उसे हम क्या कहते थे? परासरण की प्रक्रिया। अब वही कह रहे हैं कि परासरण की प्रक्रिया, जो परासरण की प्रक्रिया हो रही थी कि विलय के पार्टिकल, ठीक है, तो परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा में लगाए जाने वाले बल को परासरण दाब कहते हैं। क्या है? बहुत ही सरल डेफिनेशन है एनसीईआरटी की। परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा में लगाए जाने वाले बल को परासरण दाब कहते हैं। और परासरण दाब एक अणसंख्य गुणधर्म है। परासरण दाब क्या है? एक अणसंख्य गुणधर्म। अणसंख्य मतलब क्वालिटी प्रॉपर्टीज है। क्वालिटी प्रॉपर्टीज किस पर? कणों की संख्या पर डिपेंड करता है। ये बात मैंने आपको बताई थी कि क्वालिटी प्रॉपर्टी किस पर? कणों की संख्या पर डिपेंड करेगा। अगली बात कही है कि जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पर। तो उसके नेचर पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ किस पर निर्भर करता है? विलय के कणों की संख्या पर। अगर विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। अब देखो ये है, यहां पर हमने एक पात्र दिया है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, ये क्या है तुम्हारी? अर्धपारगम्य झिल्ली। और इस अर्धपारगम्य झिल्ली यानी SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में के द्वारा एक साइड पर हमने विलायक ले लिए, यानी विलायक है और एक साइड पर विलयन भरा हुआ है, ठीक है। एक साइड पर विलायक है और एक साइड पर विलयन भरा हुआ है। अब इस पर ऊपर से एक दाब लग रहा है, किस पर? विलयन पर, जो P वायु का मतलब वायु का वाष्प दाब, वायु भी दबाव डालनी होगी इस पर, तो वो दबाव डाल रही है, जैसे P वायु बोला। और इधर भी हमारा P वायु लगा हुआ है, तो ये दाब दोनों तो इस पर बराबर है, P वायु। अब इसमें जो परासरण की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, तो इसके जो विलायक के पार्टिकल हैं, किसके पार्टिकल? विलायक के पार्टिकल किधर को जा रहे हैं? विलयन की ओर गमन कर रहे हैं। किसकी ओर कर रहे हैं? विलयन की ओर गमन कर रहे हैं। और विलयन के गमन, क्योंकि विलायक के पार्टिकल विलयन की ओर गमन कर रहे हैं, सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं। परासरण की प्रक्रिया यही तो होती है
कि अगर तनु विलयन हो तो उसके विलायक के पार्टिकल किसकी ओर, सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं। तो यहाँ विलायक है, विलायक के पार्टिकल किस तरह गमन कर रहे हैं, इधर। तो इनको भी कुछ पार्टिकल इसके दाब लग रहा है जो पी वायु वो रोक रहा होगा, है ना, पी वायु रोक रहा होगा। लेकिन मैं अगर इन विलायक के पार्टिकलों को रोकने के लिए, विलायक के पार्टिकलों को रोकने के लिए मैं एक अतिरिक्त दाब लगा दूं, मान लो मैंने एक अतिरिक्त दाब लगाया पाई, ठीक है, एक अतिरिक्त दाब और लगा दिया पाई, तो ये जो अतिरिक्त दाब है वो इन विलायक के कणों को रोक देगा, विलायक के कणों को इधर आने से या विलयन में आने से रोक देगा। तो इस अतिरिक्त दाब को ही हम क्या कहते हैं, परासर दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, परासर दाब कहते हैं। बात समझ में आई। तो परासर की प्रक्रिया को रोकने के लिए, जो परासर की प्रक्रिया हो रही है, विलायक के कण विलयन की ओर गमन कर रहे हैं, प्राकृतिक प्रवाह यानी कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, तो परासर की प्रक्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा में लगाए गए, यानी इन जो इनके विलायक के पार्टिकल हैं उनकी दिशा विपरीत दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं, परासर दाब कहते हैं। और परासर दाब एक अर्धसंख्य गुणधर्म है और यह कणों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यहां तक बात समझ में आई। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप इतना ही लिखना, ये डायग्राम बनाया। इसके बाद हम सूत्र कैसे करें, तो आप देखो परासरण दाब, दिए गए ताप, कोई ताप दिया होगा उस ताप T तथा मौलरता C, मौलरता या सांद्रता के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है और इसे पाई से व्यक्त करते हैं, और इसे पाई से व्यक्त करते हैं। तो परासर दाब किसके समानुपाती है, तो सांद्रता विलयन की सांद्रता या फिर मौलरता, विलयन की सांद्रता मौलरता मापते हैं, तो विलयन की सांद्रता तथा ताप के समानुपाती होता है। तो पाई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, पाई प्रोपोर्शनल CT। अगर आप जानते हो प्रोपोर्शनल का चिन्ह आए तो हम उसे हटाते हैं, तो हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक स्थिरांक आएगा R, ठीक है, क्या आएगा स्थिरांक, एक R। तो पाई बराबर CRT, तो पाई बराबर CRT, क्या हो गया सूत्र भाई, पाई बराबर CRT। अब इसमें समझ लीजिए कि पाई बराबर जो CRT है, इसमें पाई क्या है, तो जहां पाई बराबर परासरण दाब यानी ऑस्मैटिक प्रेशर, ठीक है, और C क्या है, तो C है मौलरता या सांद्रता, पर ये मौलरता या सांद्रता किसमें, ग्राम प्रति लीटर में। C क्या है भाई, मोलरिटी या फिर मोलरिटी मानो, किसमें, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता दी गई है। R बराबर क्या है, यहाँ पर R है गैस स्थिरांक, क्या है भाई, गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब R का मान क्या होता है, तो R का मान बेटा होता है, R का मान 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या फिर आप ये भी लगा सकते हो 0.0821, ठीक है, लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो ये R की वैल्यू है, R हमेशा याद रखें क्योंकि न्यूमेरिकल में प्रयुक्त होती है, इसलिए मैंने इसका मान भी यहाँ बता दिया है। और T क्या है, तो T परम ताप है, T क्या है, परम ताप। और परम ताप केल्विन में मापते हैं, किस में मापते हैं, केल्विन में। और अगर परम ताप लगाना है, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है परम ताप, तो केल्विन यानी K बराबर क्या होता है सूत्र, K बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, तो सूत्र में यूज करे होते हैं 273 ही यूज कर सकते हो, या फिर कैसे लगा सकते हो, K बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273,
73। लेकिन अगर वो केल्विन में दिया है तो हमें बदलने की जरूरत नहीं उसमें, केल्विन में ताप। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है ताप तब हम लगाएंगे। किस में दिया है? डिग्री सेल्सियस में दिया हो तब। तो परासर ताप समझ में आ गया। परासर ताप का सूत्र है पाई बराबर CRT। अब कभी कभी न्यूमेरिकल में ये मान C की जगह पर क्या होता है, C की जगह पर C का मान सीधे नहीं दिया होता है, तो हम कैसे करते हैं उसे, तो आगे देखें। परासर दाब से अन्य संबंधित सूत्र जो न्यूमेरिकल के पोर्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ये सूत्र है तुम्हारा और एक ये है, ये नहीं है सूत्र, सॉरी, एक ये है और ये, या फिर इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो सूत्र दे रखे हैं इन्हें देख लीजिए। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, सूत्र था परासर दाब में पाई बराबर CRT, है ना, पाई बराबर CRT। लेकिन हम जानते हैं B, इन सूत्रों को निगमन कैसे करेंगे, तो देखो अभी देखो बी नो दैट, क्या जानते हो भाई कि C क्या है, एक सांद्रता है, और सांद्रता यानी C ग्राम प्रति लीटर में है, तो C बराबर होती है क्या, C बराबर होती है यानी विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो ये सूत्र हो जाएगा पाई बराबर, क्योंकि यहां पर जानते हैं C बराबर क्या होता है N, यानी मोलों की संख्या बटे V, यानी किसमें, लीटर में। तो N बराबर मोलों की संख्या होता है अपॉन V होती है। तो मैं यहीं पर, अब विलेय के लिए होता है तो विलेय के लिए की बात कर रहे हैं, तो विलेय के लिए क्या हो जाएगा, N2 लिखते हैं विलेय के लिए बटे V, और कोष्टक में लीटर में और RT। तो एक सूत्र ये हो जाएगा तुम्हारा जो ये है कि पाई बराबर N2, पाई बराबर N2 अपॉन VRT, VRT। अगर हम मोलों की संख्या निकालें तो एक सूत्र और होता है, देखो मोलों की संख्या N बराबर होता है W अपॉन M, W अपॉन M। तो W अपॉन M होता है, तो मैं ये सूत्र N की जगह पर रख दूं, तो N की जगह पर रख दूंगा तो सूत्र क्या बनेगा, देखो पाई बराबर, अब विलेय का निकाल रहे हैं तो W2 अपॉन M2 मानेंगे, और इंटू R इंटू T, इंटू R इंटू T अपॉन V किसमें, लीटर में। तो इस सूत्र का प्रयोग करके भी आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। ठीक है, और एक आप डायरेक्ट भी सूत्र जानते हो कि C मोलरता की बात करें या मोलरता बराबर सूत्र क्या होता है, तो मैं ये भी बता दे रहा हूं। एक और सूत्र देख लीजिए आप, क्या C की जगह पर हम क्या रखते हैं, M या C, बात एक ही होती है। तो ये होता है W, चलो मैं इधर लिख लेता हूं इसे, ये देखो एक सूत्र और आप समझिए कि C बराबर होता है बेटा, या M मोलरता बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बटे स्मॉल w इंटू 1000 बटे स्मॉल m इंटू v। अब b यहाँ ml में होता है। तो अगर मैं इस सूत्र को कहाँ रख दूंगा, C के स्थान पर एक सूत्र बनेगा पाई बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बटे स्मॉल m इंटू v और इंटू R और T। इस सूत्र का बहुत ही प्रयोग होगा न्यूमेरिकल में, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सूत्र, आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है उसके लिए। इसी सूत्र को हमने ये लिख दिया कि पाई बराबर W2 अपॉन M2, यानी विलेय का W2 से दर्शाते हैं द्रव्यमान बटे मोला द्रव्यमान किसका, M का, और R इंटू T और इंटू 1000 बटे इंटू V ml में। तो मैंने ये सूत्र लिख दिया है, ये बच्चों को बहुत आसानी से, यानी विलेय का द्रव्यमान यहाँ पर क्या है, स्मॉल w विलेय का द्रव्यमान है, और स्मॉल m क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, और V क्या है, विलेय का ml में आयतन, किस में दिया हो, ml में,
और R गैस स्थिरांक और T परमताप है। T परमताप है। तो इस सूत्र की सहायता से देखो यहाँ पर भी लिखा है ये सूत्र, तो W2 इंटू RT अपॉन RT इंटू 1000 बटे, अगर हम मौला द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो M2 बराबर निकाल लेंगे। अगर हम इसी सूत्र से मौला द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो M का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये सूत्र आपके जो मैंने लिख दिए हैं बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल निकालने के लिए। तो अब इस चैप्टर में हमारे आंकिक रह गए हैं पराशर दाब पर आधारित। तो आंकिक फर्स्ट करेंगे, फॉर्मूला आपके ये हो चुके हैं, इन्हीं फॉर्मूला की मदद से हम क्या करेंगे, अंक को करेंगे, क्योंकि हम इस फॉर्मूला का सबसे ज्यादा यूज करेंगे, पाई बराबर W2 R इंटू T इंटू 1000 बटे M2 इंटू V का। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया है, इसका परासरण दाब क्या होगा। तो इसका परासरण दाब क्या होगा, पहली बात पूछा क्या है, परासरण दाब पूछा है, तो पाई बराबर, परासरण दाब कैसे दर्शाते थे, पाई बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरी बात दिया क्या है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, कितना दे रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो मैं यहाँ टेम्परेचर केल्विन में लगाते हैं, तो देखो T बराबर 0 डिग्री सेल्सियस और प्लस 273 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस में जोड़ेंगे तो देखो यहाँ सेल्सियस C को हटा दीजिए, T कितना दे रखा है 0, तो 0 को जोड़ेंगे 273 में कितना आएगा 273 केल्विन। उसके बाद दे रखा है 0.4 ग्राम ग्लूकोज, यानी विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है 0.45 ग्राम। सवाल को छांटना सीखिए। अब विलयन का जो आयतन दे रखा है V बराबर कितना दे रखा है 250 ml, 250 ml किस में दे रखा है, ml में दे रखा है, ml में 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। तो इसका परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो परासरण दाब हमारा ये है। अब हमें इसमें एक जरूरत और है विलेय के मौला द्रव्यमान की। तो विलेय का मौला द्रव्यमान क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का मौला द्रव्यमान 180 होता है। कितना होता है 180, क्योंकि आप जानते हो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12 और O6। तो एक कार्बन का मौला द्रव्यमान कितना होगा भाई 12, तो 12×72 इस तरह से निकाल लेते, 12×72 प्लस 12 ये कार्बन है प्लस ऑक्सीजन कितने हैं भाई, ऑक्सीजन है 6 और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 छिक्के 96। ठीक है, अगर इनको जोड़ोगे तो तुम कितने हो गए, देखो 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 का 0, 9 और 1 10, 10 और 7 70 हासिल का 18, तो 180 ग्राम प्रति मोल हो गया। ठीक है, क्या इसका मौल द्रव्यमान। तो मौल द्रव्यमान हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, या आणविक द्रव्यमान भी बोलते हैं, या इसे अणुभार भी कहते हैं। तो किसी भी यौगिक का अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं, तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद क्या निकालना है, तो सूत्र होता है हमारा परासरण दाब। परासरण दाब पाई बराबर होता है CRT। क्या पढ़ाया था, परासरण दाब पाई बराबर CRT, देखो इधर पढ़ाया है मैंने, पाई बराबर CRT, या फिर MRT भी होता है। अगर हम C को मौलता माने तो, है ना, तो C को मौलता माने तो ये सूत्र क्या हो जाएगा, पाई बराबर स्मॉल w इंटू 1000, स्मॉल w इंटू 1000 C के स्थान पर बटे स्मॉल m मतलब विलेय का मौल द्रव्यमान या अणुभार इंटू V, और B किस में, ml में, यानी आयतन ml में, और इंटू R और इंटू T। ठीक है, ये सूत्र प्राप्त होगा। R और T बचा, C के स्थान पर हमारा ये मौल द्रव्यमान C मौलता से ले लिया। मौलता का सूत्र क्या होता था, मौलता बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बटे स्मॉल m इंटू V। ठीक है, तो वहीं से हमने C के स्थान पर रख दिया है। अब सारे मान इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो स्मॉल w का मान कितना दे रखा है, तो देखो जीरो, पाई बराबर क्या आ जाएगा 0.45, 0.45 इंटू 1000 और इंटू R का मान कितना होता है, तो R का मान 0.082।
टी का मान कितना है 273 केल्विन। एम स्मॉल एम का मान 180 है तो 180 मैंने लगा दिया। उसके बाद वी मतलब बिलियन का जो आयतन दे रखा है वो कितना दे रखा है तुम्हारा 250, तो इंटू 250। मैंने क्या किया कि 250 से कितनी बार कट गया 4 बार। भाई कितनी बार काट दिया इन्हें 4 बार काट दिया, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, किसका 0.45 का और किसका करोगे 0.082 का और 273 का। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे और उसमें आप 180 का भाग लगा दोगे तो पाई बराबर जो आंसर आएगा वो 0.224 कितना आएगा 0.224 ATM। ठीक है, तो इसको आप हल कर लेना, ठीक है। किसका 0.45 इंटू 1000 तो मैंने काट दिया 0.45 और इंटू 4 को काटना चाहते हो देखो यहाँ और भी सरल कर सकते हो तुम। देखो 4 से कितनी बार कट जाएगा 4 एकम 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। अगर मैं इसको इससे काटूं तो ये कितनी बार कटेगा बताओ भाई, तो ये कटेगा तुम्हारा 0.1 बार, 0.1 बार। अब इसका और इसमें गुणा कर देना, ठीक है, इसका और इसमें गुणा करोगे और 0.1 में गुणा करोगे तो आंसर आपका आएगा 0.24 ATM, ठीक है, 0.24 ATM। तो कितना हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर विलेन बनाया गया है। इसका पराशर दाब क्या होगा, तो इसका पराशर दाब 0.224 ATM होगा। किसी का 2246 भी आ सकता है या 132 भी आ सकता है, तो इतना ही होगा लगभग, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लेना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है किस ताप पर ग्लूकोज का 5% वेट वाई वॉल्यूम विलियन है। ये सारी बातें मैंने बता रखी हैं कि वेट वाई वॉल्यूम क्या होता है, जब मोलरता नॉर्मलता वगैरह पढ़ाई है, द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ाया है और आयतन प्रतिशत, तो वहां पर आपने अगर नहीं देखा है क्रम से वीडियो तो आपकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो किस ताप पर ग्लूकोज का 5% वेट बाई वॉल्यूम बिलियन 7 ATM पराशर दाब उत्पन्न करेगा। कितना करेगा 7 ATM पराशर दाब उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर पराशर दाब तो दे रखा है, पाई बराबर कितना दे रखा है 7 ATM। दूसरी बात कह रहा है 5% वेट बाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब है कि माना बिलियन कितना होगा, माना विलियन का आयतन 100 ml मान ले रहे हैं। कितना मान ले रहे हैं, बिलियन का आयतन V बराबर 100 ml, जिसका 5% कितना है उसका बिले, तो बिले स्मॉल w बराबर कितना है 5%। बिले कितना है आपका 5%, सॉरी 5 ग्राम मान लीजिए इसमें, यानी 100% कोई चीज अपने आप में होती है, तो इसलिए हमने 100 मान लिया बिलियन और उसमें 5 ग्राम क्या है बिले है। तो माना बिलियन का आयतन कितना है V बराबर 100 ml, जिसमें 5 ग्राम क्या है बिले है। अब बिले का मौल द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी स्मॉल m अभी मैंने ग्लूकोज का बताया था नेक्स्ट सवाल में, तो 180 ग्राम प्रति मोल होता है। कितना होता है 180 ग्राम। तो मौल द्रव्यमान इसका कितना होगा ग्लूकोज का 180, हमें ATM भी 7 दे रखा है, कितना दे रखा है 7। अब बचा क्या तुम्हारा सूत्र होता है पाई बराबर ताप और दे रखा है किस ताप पर, तो ताप ज्ञात करवा रहा है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए T बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो पाई बराबर सूत्र होता है CRT और पाई बराबर इसी सूत्र का हो जाएगा तुम्हारा C की जगह पर क्या आ जाएगा स्मॉल w इंटू 1000 इंटू R इंटू T बटे कितना हो जाएगा स्मॉल m इंटू V, किसमें ml में। अगर आप इसको T ज्ञात करना चाहते हो, ठीक है, T ज्ञात करना चाहते हैं तो ये सूत्र इस तरह से भी बन जाएगा। इधर देखें
तो टी हमें ज्ञात करना है, तो टी बराबर, तो टी को मैं यहीं पर छोड़ता हूँ, ठीक है, और ये सारे इधर ये तो चले जाएंगे गुणा में, तो देखो यहाँ आ जाएगा पाई इंटू स्मॉल एम इंटू वी, है ना, पाई इंटू स्मॉल एम इंटू वी बटे स्मॉल डब्लू इंटू 1000 और इंटू आर, ये हो जाएगा। अब इसमें मान लगा लीजिए आप, तो पाई का मान कितना दे रखा है 7 ATM, एम 180 इंटू वी 100 बटे स्मॉल डब्लू 5 और 1000, आर का मान 0.082, आर की वैल्यू कितनी है 0.082। अब देखो यहां से आप काट सकते हो, ये 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल हो गए। अब ऊपर कितना बचा तुम्हारा 18, ठीक है, यहां से इसको भी काट सकते हो तुम, कितनी बार कट जाएगा देखो 7 एकम तो 0.0, 7 एकम 7 और कितना बचेगा 12, 7 एकम 7 और फिर 5000 सत्तू सत्तू 49, यानी 0.0117, ठीक है। अब मैं इसका और इसमें गुणा कर लूं और 18 में भाग लगा दूं, तो ऊपर बचा तुम्हारा 18 बटे 0.05, नहीं 1 मिनट को, 5 5 7 35 5 और 5 एकम 5 और 3 8 और 5 एकम 5, 0.0585 का अगर मैं भाग लगाऊंगा 18 में तो वो आएगा तुम्हारा 307 दशमलव या 307 दशमलव कुछ आएगा, कितना आएगा 307.6 केल्विन, जो 306.9 के ही बराबर है, ठीक है। तो आंसर आपका इतना आएगा, आप इसे कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इंपोर्टेंट कर लीजिए, इस तरह के सवाल कई बार पूछे गए बोर्ड एग्जाम में, कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8% यूरिया विलयन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए, यूरिया विलयन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। तो टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टी बराबर कितना निकालेंगे 27 प्लस 273, अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो हम उसको केल्विन में बदलने के लिए 273 में जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन। 8% यूरिया के विलयन की बात कर रहा है, 8% तो विलयन का जो आयतन होगा वो कितना होगा 100%, क्योंकि माना विलयन का आयतन V बराबर कितना होगा 100, ठीक है, 100 ml, कितना होगा 100 ml, जिसमें विलेय कितना होगा स्मॉल w, विलेय की मात्रा कितनी होगी 8 ग्राम, ठीक है। अब विलेय यूरिया है तो यूरिया NH2CO NH2, कभी कभी आप सूत्र भूल जाते हो कि यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो NH2 और बीच में कर दो को, ये याद रख लीजिए, ट्रिक से याद रख सकते हो, NH2 बीच में कर दो को, इससे याद रख सकते हो कि यूरिया का कभी सूत्र ना भूलोगे। तो यूरिया का मौला द्रव्यमान कितना होगा, तो यूरिया का मौला द्रव्यमान यहां से निकाल सकते हो, नाइट्रोजन का होता है 1 का 14, यहाँ पर कितनी नाइट्रोजन दे रखे हैं 2, तो 14 दूनी 28 और यहाँ हाइड्रोजन कितने 4, तो +4 जोड़ लीजिए, कार्बन का 1 का 12, ऑक्सीजन का 1 का 16, अब सबको जोड़ दीजिए, 6 और 4 10 और देखो 10 और 10 20, 20 का 0, अब बचा 1 और 1 2, 2 और 2 4 और हासिल के 2 कितने हो गए 6, तो 60 हो गया। यूरिया का कितना होता है 60, और अब कभी भूले भी नहीं, निकालना आप चाहते थे तो इस तरह से मैंने बता दिया कि इस तरह से आप निकालना भी सीख सकते हो। 60 क्या होगा ग्राम प्रति मोल। तो हमें स्मॉल w प्राप्त हो गया, स्मॉल m प्राप्त हो गया, और क्या रह गया है पाई ज्ञात करना है। तो पाई बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, सूत्र क्या होता है भाई, पाई बराबर CRT,
और सी के स्थान पर आप क्या लगा सकते हो, अभी तो बताया था। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, सी के स्थान पर लगा सकते हो, देखो स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे स्मॉल एम इंटू बी, और बी का मतलब एम एल में, ठीक है। और इंटू ये बचा आर इंटू टी, आर की वैल्यू आपको पता है, तो स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 1000 इंटू आर की वैल्यू 0.082 होती है, और टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन, बटे एम की वैल्यू कितनी है अभी, एम की वैल्यू आई है 60 इंटू बिलियन कितना था 100। देखो यहां से आप ये पूरे कैंसिल हो गए, नीचे बचा तुम्हारा 6, यहां से आप इसे काट सकते हो, 2 तिया 6 और 2 चक 8, और 3 से ये कितनी बार काट सकते हो आप 100 बार। अब देखो ऊपर कितना बचा, ये 4 बचे और ये बचे 100। देखो अगर आप ये 2 दशमलव से, ठीक है, अब मैं यहाँ एक लाइन बढ़ाऊंगा, 2 जीरो से मतलब दशमलव यहाँ खसक जाएगा, तो बचेगा तुम्हारा कितना 4 गुणा 0 0 नहीं 4 गुणा, देखो दशमलव कहाँ आएगा 1 और 2, तो मैं यहाँ से दशमलव कहाँ ले आऊंगा यहाँ, ठीक है, पीछे गुणा करने पर, तो देखो इसमें गुणा करूंगा तो पीछे आएगा, यहाँ 2 अंक पीछे खिसक जाते हैं, अगर इस तरह से काट देते हैं, एक जीरो से काटना होता है तो इधर खिसका देते हैं, ठीक है। तो ये आएगा 8.2 और 4 का 8.2 में गुणा करिए, तो 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, तो 32.8 ATM। तो कितना आएगा आंसर इसका 32.8 ATM। तो यहाँ पर 8 कर लेना, ठीक है, कितना आया 32.8 ATM, ठीक है। तो ये भी हमारा परासरण दाब का एक और अंक था, जिसमें हमने एक में इस तरह के न्यूमेरिकल मिलते हैं, दूसरे में इस तरह का भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है तुमसे कि परासरण दाब उत्पन्न करवा सकता है आपको, और टेम्परेचर भी ज्ञात करवा सकता है, तो आपसे किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरह के हमने परासरण दाब से संबंधित सवालों को कर लिया है इसमें। इसके बावजूद भी अगर आप कोई भी सवाल और करना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज है, और इसके आंसर मैंने साथ ही साथ में प्रत्येक न्यूमेरिकल के लिख रखे हैं, जिससे आप अपनी एक्सरसाइज करें और बेहतर करके देखें क्या आप उस तरह से कर पा रहे हो। जहां पर इस तरह से लिखा है वहां डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और आप न्यूमेरिकल को करना क्या आपके आंसर आ रहे हैं। अगर आपके आंसर आ रहे हैं तो आप न्यूमेरिकल सीख रहे हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और इस लेक्चर के बाद जो लेक्चर होगा उस पर आपको पढ़ाएंगे परासरण दाब के आधार पर विलयनों के प्रकार, ठीक है, क्या पढ़ाएंगे परासरण दाब के आधार पर विलयनों के प्रकार। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फुल वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपने सुंदर से नोट्स बनाइए।